प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए विचार किए साझा। कहा, पेटेंट आवेदन दाखिल करने में भारत की ओर से 31% की बढ़त एक उपलब्धि। देशवासियों से आगामी 1 महीने तक सभी प्रकार के भुगतान डिजिटल तरीके से करने का किया आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से कर्तव्य को प्राथमिकता देते हुए विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा, वोकल फॉर लोकल से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में करें योगदान। प्रधानमंत्री मोदी ने संविधान दिवस की भी दी बधाई। संविधान दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का किया अनावरण। न्याय को सुलभ बनाने के लिए प्रणाली को नागरिक केंद्रित बनाने पर दिया जोर। प्रधानमंत्री ने तेलंगाना में श्री रामचंद्र मिशन के कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, भारत सांस्कृतिक पुनर्जागरण की ओर कर रहा है प्रवेश। प्रधानमंत्री ने भारत को बताया विश्व का मित्र। तेलंगाना में चुनाव प्रचार जोरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तुपरान और निर्मल में करेंगे जनसभाएं। गृह मंत्री अमित शाह की 4 जनसभाएं, कांग्रेस और बीआरएस की भी कई जनसभाएं। उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को बचाने के लिए अभियान जारी। सुरंग के ऊपर वर्टिकल ड्रिलिंग का काम शुरू। सभी श्रमवीर हैं सुरक्षित। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टी20 मैच तिरुवनंतपुरम में आज। 5 मैच की सीरीज में भारत की 1-0 से बढ़त। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार आपके साथ। मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्योहारी सीजन में वोकल फॉर लोकल की सफलता की सराहना की। देशवासियों से मन की बात साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने पेटेंट आवेदन में आई बढ़ोतरी, कौशल विकास क्षेत्र में उन्नति और डिजिटल क्रांति से समृद्ध और विकसित भारत बनाने की बात कही। मन की बात में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्र निर्माण की कमान जब जनता जनार्दन संभाल लेती है तो दुनिया की कोई भी ताकत उस देश को आगे बढ़ने से नहीं रोक पाती। प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल के माध्यम से बाजार के कारोबार में आई वृद्धि की बात की। उन्होंने कहा कि देशवासियों में मेड इन इंडिया को लेकर जबरदस्त उत्साह है। पिछले महीने मन की बात में मैंने वोकल फॉर लोकल यानी स्थानीय उत्पादों को खरीदने पर जोर दिया था। बीते कुछ दिनों के भीतर ही दिवाली, भैया दूज और छठ पर देश में 4 लाख करोड़ से ज्यादा का कारोबार हुआ है और इस दौरान भारत में बने उत्पादों को खरीदने का जबरदस्त उत्साह लोगों में देखा गया। अब तो घर के बच्चे भी दुकान पर कुछ खरीदते समय ये देखने लगे हैं कि उसमें मेड इन इंडिया लिखा है या नहीं लिखा है। इतना ही नहीं, ऑनलाइन सामान खरीदते समय अब लोग कंट्री ऑफ ओरिजिन इसे भी देखना नहीं भूलते हैं। स्वच्छता अभियान की सफलता को वोकल फॉर लोकल से जोड़ते हुए पीएम मोदी ने इसके माध्यम से भारत के विकास और समृद्धि में नए आयाम जुड़ने की उम्मीद जताई। साथियों, जैसे स्वच्छ भारत अभियान की सफलता ही उसकी प्रेरणा बन रही है, वैसे ही वोकल फॉर लोकल की सफलता विकसित भारत, समृद्ध भारत के द्वार खोल रही है। वोकल फॉर लोकल का ये अभियान पूरे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है। वोकल फॉर लोकल अभियान रोजगार की गारंटी है, ये विकास की गारंटी है, ये देश के संतुलित विकास की गारंटी है। इससे शहरी और ग्रामीण दोनों को समान अवसर मिलते हैं। इससे स्थानीय उत्पादों में वैल्यू एडिशन का भी मार्ग बनता है और अगर कभी वैश्विक अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव आता है
तो वोकल फॉर लोकल का मंत्र हमारी अर्थव्यवस्था को संरक्षित भी करता है। पीएम मोदी ने नागरिकों से अपील की कि वे त्योहारी सीजन के बाद अपने उत्साह को कम न होने दें, बल्कि आने वाले शादी के सीजन में भी स्थानीय वस्तुओं को चुनें। पीएम ने शादी ब्याह आयोजित कर रहे परिवारों से अपने ही देश में शादी समारोह करने का अनुरोध किया, जिससे भारतीयों के लिए रोजगार के साथ साथ आय के अवसर मुहैया होंगे। साथियों, भारतीय उत्पादों के प्रति ये भावना केवल त्योहारों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। अभी शादियों का मौसम भी शुरू हो चुका है। शादियों से जुड़ी खरीदारी में भी आप सभी भारत में बने उत्पादों को ही महत्व दें। और हाँ, जब शादी की बात निकली है तो एक बात मुझे लंबे अरसे से कभी-कभी बहुत पीड़ा देती है, और मेरे मन की पीड़ा मैं मेरे परिवारजनों को नहीं कहूँगा तो किसको कहूँगा। आप सोचिए, इन दिनों ये जो कुछ परिवारों में विदेशों में जाकर के शादी करने का जो एक नया ही वातावरण बनता जा रहा है, क्या ये जरूरी है क्या? भारत की मिट्टी में, भारत के लोगों के बीच अगर हम शादी ब्याह मनाएं तो देश का पैसा देश में रहेगा। देश के लोगों को आपकी शादी में कुछ न कुछ सेवा करने का अवसर मिलेगा। छोटे छोटे गरीब लोग भी अपने बच्चों को आपकी शादी की बातें बताएंगे। क्या आप वोकल फॉर लोकल के इस मिशन को विस्तार दे सकते हैं? क्यों न हम शादी ब्याह ऐसे समारोह अपने ही देश में करें। भारत में डिजिटल क्रांति की सफलता की सराहना करते हुए पीएम ने देशवासियों से 1 महीने तक सभी प्रकार के भुगतान करने के लिए केवल डिजिटल मोड का उपयोग करने का अनुरोध किया और इसके बारे में अपने अनुभव साझा करने की अपील की। युवाओं को प्रौद्योगिकी के विकास और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज में वृद्धि के लिए बधाई देते हुए पीएम ने कहा कि पेटेंट आवेदन दाखिल करने में 31% की बढ़ोतरी अपने आप में एक उपलब्धि है। आज हमारे युवा एक नई ऊर्जा के साथ बड़े पैमाने पर इनोवेशन के काम में जुटे हैं। 10 वर्ष पहले के आंकड़ों से तुलना करें तो आज हमारे पेटेंट को 10 गुना ज्यादा मंजूरी मिल रही है। हम सभी जानते हैं कि पेटेंट से न सिर्फ देश की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बढ़ती है, बल्कि इससे नए नए अवसरों के भी द्वार खुलते हैं। इतना ही नहीं, ये हमारे स्टार्टअप्स की ताकत और क्षमता को भी बढ़ाते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। प्रधानमंत्री ने विभिन्न मेलों और मेलों में संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित फोटोग्राफी प्रतियोगिता के बारे में बात की और पुरस्कार विजेताओं के बेहतरीन फोटोग्राफ्स की सराहना की। कौशल विकास के महत्व पर प्रकाश डालते हुए पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के विज्जीपुरम के यूथ क्लब के प्रभावशाली योगदान का भी उल्लेख किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आकाशवाणी पर हर महीने प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात में किए गए सामूहिक प्रयासों के जरिए समाज में आए बड़े बड़े बदलावों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर हर महीने प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम की उपलब्धि का बखान किया। पीएम मोदी ने कहा कि मन की बात से प्रेरित होकर लोगों ने कई तरह के व्यवसायों की शुरुआत की है, जो दूसरे लोगों के लिए भी रोजगार के मौके लेकर आई है। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में सामूहिक प्रयासों के जरिए आए समाज में बड़े बड़े बदलावों का भी जिक्र किया। माय गॉव पर मुझे उत्तर प्रदेश में अमरोहा के राम सिंह बौद्ध जी का एक पत्र मिला है। राम सिंह जी पिछले कई दशकों से रेडियो संग्रह करने के काम में जुटे हैं। उनका कहना है कि मन की बात के बाद से उनके रेडियो म्यूजियम के प्रति लोगों की उत्सुकता और बढ़ गई है। ऐसा ही एक उदाहरण
कर्नाटक के चामराजनगर की वर्षा जी का है, जिन्हें मन की बात ने अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए प्रेरित किया। इस कार्यक्रम के एक एपिसोड से प्रेरित होकर उन्होंने केले से जैविक खाद बनाने का काम शुरू किया। प्रकृति से बहुत लगाव रखने वाली वर्षा जी की ये पहल दूसरे लोगों के लिए भी रोजगार के मौके लेकर आई है। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर स्वच्छता की ओर सबका ध्यान आकर्षित किया। स्वच्छता से जुड़े मुद्दों पर अपना जीवन लगा देने वाले लोगों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इस तरह के प्रयास न सिर्फ प्रेरणा देते हैं, बल्कि कुछ नया कर गुजरने की इच्छा शक्ति भी जगाते हैं। प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण को 21वीं सदी की बड़ी चुनौती में से एक बताया। उन्होंने देश के हर जिले में बन रहे अमृत सरोवर का उदाहरण देते हुए कहा कि अमृत सरोवर की देखभाल करना हम सभी का दायित्व है। 21वीं सदी की बहुत बड़ी चुनौतियों में से एक है जल सुरक्षा। जल का संरक्षण करना जीवन को बचाने से कम नहीं है। जब हम सामूहिकता की इस भावना से कोई काम करते हैं तो सफलता भी मिलती है। इसका एक उदाहरण देश के हर जिले में बन रहे अमृत सरोवर भी है। अमृत महोत्सव के दौरान भारत ने जो 65,000 से ज्यादा अमृत सरोवर बनाए हैं, वो आने वाली पीढ़ियों को लाभ देंगे। अब हमारा ये भी दायित्व है कि जहां जहां अमृत सरोवर बने हैं, उनकी निरंतर देखभाल हो, वो जल संरक्षण के प्रमुख स्रोत बने रहें। देश भर में कल कार्तिक पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। इसी दिन देव दीपावली भी मनाई जाती है। इस खास मौके पर काशी के घाटों पर लाखों दिए जलाए जाएंगे। भव्य आरती के साथ साथ लेजर शो का आयोजन किया जाएगा, जिसका लाखों की संख्या में देश विदेश से आए लोग आनंद ले सकेंगे। पीएम मोदी ने देव दीपावली के साथ साथ दुनिया भर को अनमोल संदेश देने वाले गुरु नानक जी के प्रकाश पर्व की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26/11 मुंबई हमले की 15वीं बरसी पर आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 26 नवंबर को मुंबई में हुए आतंकी हमले ने देश को थर्रा दिया था। आज 26 नवंबर हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं। आज के ही दिन देश पर सबसे जघन्य आतंकी हमला हुआ था। आतंकियों ने मुंबई को, पूरे देश को थर्रा कर रख दिया था। लेकिन ये भारत का सामर्थ्य है कि हम उस हमले से उबरे और अब पूरे हौसले के साथ आतंक को कुचल भी रहे हैं। मुंबई हमले में अपना जीवन गंवाने वाले सभी लोगों को मैं श्रद्धांजलि देता हूं। इस हमले में हमारे जो जांबाज वीरगति को प्राप्त हुए, देश आज उन्हें याद कर रहा है। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता। घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। हम तो बस आपका साथ निभाते हैं। आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं। SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हमसफर। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार और आइए सीधे चलते हैं तेलंगाना के तूप्रान, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। ना कुटुंब सभ्युलारा, ये तेलंगाना के सीएम, ये इसे अपनी जागीर मानते हैं। केसीआर को आखिर दूसरी सीट पर चुनाव लड़ने की जरूरत क्यों पड़ी, वहां क्यों जाना पड़ा? कांग्रेस के राहुल गांधी को भी अमेठी छोड़कर के केरल में भागना पड़ा था, केसीआर को भी भागना पड़ा है।
इसका एक बड़ा कारण बीजेपी के कद्दावर उम्मीदवार एटला राजेंद्र जी है और दूसरा कारण किसानों और गरीबों का गुस्सा है। भगवान मल्लिकार्जुन के नाम पर सिंचाई की परियोजना बनाई। जिन किसानों ने घर खोया, जमीन खोई, उनको केसीआर ने अपने हाल पर ही छोड़ दिया। ऐसा पाप करने वालों को न तो भगवान मल्लिकार्जुन माफ करेंगे और न ही यहां के मेरे गरीब किसान भाई बहन माफ करेंगे। నా కుటుంబ సభ్యులారా, ఈ ప్రాంతం ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నటువంటి ప్రాంతం. మీరు ఒకటి ఆలోచించండి, ఎందుకు కేసీఆర్ గారు రెండో స్థానంలో పోటీ చేయాలనే ఆలోచన వచ్చిందో ఒకసారి ఈ ప్రాంత ప్రజలందరూ కూడా ఆలోచించాలి. కేసీఆర్ రెండు చోట్ల పోటీ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఎందుకు వచ్చిందంటే, ఇక్కడ భారతీయ జనతా పార్టీ నుంచి ఒక బలమైనటువంటి అభ్యర్థి ఈటెల రాజేందర్ పోటీ చేస్తున్నాడు. కాబట్టి ఓటమి భయంతోటి కేసీఆర్ గారు రెండో స్థానంలో పోటీ చేయాల్సినటువంటి ఆలోచన చేస్తా ఉన్నాడు. మీరు గతంలో చూస్తే అమేథీ నుంచి రాహుల్ గాంధీ గారు వాయనాడికి ఎందుకు పోయిందంటే, అమేథీలో ఓడిపోతా అనేటువంటి భయంతో రాహుల్ గాంధీ అమేథీ నుంచి వాయనాడు ఎట్లయితే పోయినారో, ఇప్పుడు కేసీఆర్ కూడా గజ్వెల్ను వదిలేసి ఇంకో స్థానానికి వెళ్లాల్సి వచ్చింది. అంతేకాదు, ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి రైతులు, పేద ప్రజలు కేసీఆర్ ప్రభుత్వం మీద కోపంతో ఉన్నారు. కాబట్టి వాళ్ళ కోపంలో మాడి మసి అయిపోతాననేటువంటి భయంతో ముఖ్యమంత్రి రెండో నియోజకవర్గాన్ని ఎన్నుకోవాల్సి వచ్చింది. మల్లికార్జున స్వామి దేవుని పేరు మీద ఒక ప్రాజెక్టు కట్టి ఆ ప్రాజెక్టులో ఇండ్లు, భూములు సర్వం కోల్పోయినటువంటి పేద రైతులని రోడ్డు మీద వదిలేసి పోయినటువంటి కేసీఆర్ని చివరికి ఆ మల్లికార్జున స్వామి కాదు, ఈ ప్రాంత రైతన్నలు కూడా క్షమించరు గాక క్షమించరు. భగవంతుని పేరు మీద ప్రాజెక్టు కట్టి ప్రజలని ముంచడం బాధాకరమైనటువంటి విషయం. నా కుటుంబ సభ్యులారా, केसीआर ने यहां के लोगों को धोखा देने का कोई मौका छोड़ा नहीं है। उन्होंने अगर काम किया होता तो सीएम को गजवेल के लोगों से माफी न मांगनी पड़ती। केसीआर की आदत झूठे वायदे करके उन्हें तोड़ देने की है। केसीआर ने दलित सीएम का वायदा करके तोड़ दिया। केसीआर ने दलित बंधु योजना का वायदा करके तोड़ दिया। केसीआर ने 2 बेडरूम वाले घर का वायदा करके उसे भी तोड़ दिया। केसीआर ने युवाओं को रोजगार का वायदा करके तोड़ दिया। केसीआर ने किसानों को पानी का वायदा करके उसे भी तोड़ दिया। केसीआर ने स्कीम्स का वायदा किया था, लेकिन बदले में सिर्फ और सिर्फ स्कैम्स दिए, स्कैम्स दिए, स्कैम्स दिए। केसीआर ने आपके बच्चों के लिए काम करने का वायदा किया था, लेकिन सिर्फ अपने बच्चों, अपने रिश्तेदारों के लिए काम किया। केसीआर ने आपकी आय बढ़ाने का वायदा किया था, लेकिन करोड़ों के घोटाले करके हर साल अपनी आय बढ़ा ली। क्या तेलंगाना को ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो जनता से मिलता नहीं,
आखिर फार्म हाउस सीएम की तेलंगाना को क्या आवश्यकता है? क्या तेलंगाना का ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो सचिवालय भी न जाए? प्रजलनु कलवनी मुख्यमंत्री मनकु अवसरमा, फार्म हाउस मुख्यमंत्री मनकु अवसरमा, సచివాలయానికి వెళ్ళని मुख्यमंत्री मनकु अवसरमा 10 साल तक फार्म हाउस से सरकार चलाने वाले केसीआर को तेलंगाना के फार्मर अपने ने अब तो तय कर लिया है, वो परमानेंटली उसको फार्म हाउस ही भेज देंगे। నా కుటుంబ సభ్యులారా, కేసీఆర్ అవకాశం వచ్చిన ప్రతిసారి ఈ ప్రాంత ప్రజలని మోసం చేస్తూనే వస్తూ ఉన్నారు. ఒకవేళ ఆయన పేద ప్రజల కోసం పనిచేస్తున్నట్లయితే గజ్వేల్ ప్రజలని క్షమాపణ అడగాల్సిన అవసరం ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి వచ్చి ఉండేది కాదు. అబద్ధపు హామీలు ఇచ్చిన వాటిని మరిచిపోవడం కేసీఆర్ నైజం. కేసీఆర్ తెలంగాణకి తొలి ముఖ్యమంత్రి దళితుడని చెప్పి మరిచిపోయిండు. అదే రకంగా కేసీఆర్ తెలంగాణకి దళిత బంధు ఇస్తానని వాగ్దానం చేసి దళిత సోదరులని వంచించి। और ये आप सीधा देख रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुपरान में, जहां पर तेलंगाना में वो एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान केसीआर और कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने बताया कि किस तरीके से केसीआर सरकार ने भ्रष्टाचार को चरम पर ला दिया और जिसका सीधा सीधा खामियाजा तेलंगाना की जनता को भुगतना पड़ रहा है। और इसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के समर्थन में मतदान करने की अपील तेलंगाना की जनता से की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के हैदराबाद में कान्हा शांति वनम में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। श्री रामचंद्र मिशन के कान्हा शांति वनम का उद्देश्य आधुनिक दुनिया में योग और ध्यान की प्राचीन भारतीय परंपराओं को अपनाना है। प्रधानमंत्री ने श्री रामचंद्र मिशन की स्थापना करने वाले और बाबूजी के नाम से मशहूर शाहजहांपुर के रामचंद्र जी महाराज की 125वीं जयंती के अवसर पर एक स्मारक पट्टिका का विमोचन भी किया। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कान्हा शांति वनम का दौरा किया और पौधारोपण भी किया। उन्होंने भारत को विश्व का मित्र बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब दुनिया कोविड जैसे संकट में थी तब भारत ने आगे बढ़कर मदद की। विकसित होता हुआ भारत खुद को एक विश्व मित्र के रूप में देखता है और आप सभी विश्व मित्र भारत। और कोरोना के बाद तो हमने जिस प्रकार से दुनिया के साथ हम खड़े रहे, आज मुझे दुनिया को नहीं कहना पड़ता कि हिंदुस्तान आपका मित्र है। दुनिया कहती है भारत हमारा मित्र है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा कि गुलामी काल में चेतना को तहस नहस करने का प्रयास हुआ, जिसमें कई विरासत, कई प्रचलित विधाएं पीछे छूट गईं, लेकिन अमृतकाल में नई दिशा मिल रही है। इतिहास साक्षी है कि जब जब जहां जहां गुलामी आई, वहां सबसे पहले उस समाज की असली ताकत पर चोट की गई, उसके चेतना तत्व को तहस नहस करने का प्रयास हुआ, उसके चैतन्य को नष्ट करने के लिए उससे जुड़े सभी मानबिंदुओं को खत्म करना, ये प्रवृत्ति रही। भारत को गुलाम बनाने वालों ने भी हमारी असली ताकत, ज्ञान, ध्यान,
योग, आयुर्वेद, ऐसी कई महत्वपूर्ण परंपराएं थी, उसी पर हमला बोला था और इसका देश को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन अब समय बदल रहा है और भारत भी बदल रहा है। अब समय बदल रहा है और भारत भी बदल रहा है, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। वहीं उन्होंने विकसित भारत के लिए युवा, नारी श्रम और उद्यम शक्ति को अमृत स्तंभ की बात दोहराई। उन्होंने कहा कि इस वर्ग का सशक्तिकरण करना और अवसर उपलब्ध कराना समय की मांग है। विकसित भारत के निर्माण के लिए हमें इस अमृतकाल में 4 पिलर्स पर फोकस करना है। मैं इन्हें अमृत स्तंभ भी कहता हूं। ये अमृत स्तंभ है हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारी श्रम शक्ति और हमारी उद्यम शक्ति। इसमें हमारे गरीब, श्रमिक, किसान, पशुपालक, मछुआरे, व्यापारी, विद्यार्थी, नौजवान, हर कोई शामिल है। इनका सशक्तिकरण और इनका आत्मविश्वास बढ़ाना और उनको अनेक विध अवसर उपलब्ध कराना, ये समय की मांग है, बहुत आवश्यक है। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर कभी नहीं थमता। देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।